अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सुबह ज़िंदगी में होता क्या है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम सब लोग जो हैं वो चैलेंजेस से एकदम घबरा जाते हैं। लेकिन व्हाट आई पर्सनली फील कि चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज चैलेंजेस जो हैं वो आपको एक्चुअली में मैनेजमेंट सिखाते हैं। मैनेजमेंट के साथ साथ ऑब्वियसली आप जब एफर्ट्स करते हैं तो आप एक खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं, और ऐसी जगह जिसका आपने हमेशा से सोच रखा होता है। यानी कि चैलेंजेस जो हैं एक तो आपके एक्सपीरियंस के लिए, लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अदर देन दिस आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आते हैं। इंसान जब उन चैलेंजेस से गुजरता है, उनके लिए एफर्ट्स करता है, उनके सोल्यूशंस फाइंड आउट करता है, चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, तो वो अल्टीमेटली कोई ना कोई गोल अचीव कर रहा होता है। सो चैलेंजेस से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मैनेजमेंट पर, उनके सोल्यूशंस पर हमेशा से फोकस्ड रहना चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर का मौसम कैसा रहेगा ये हमें बताएंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट नूर फातिमा। सो नूर फातिमा, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज लाहौर का मौसम। लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो शहर में सूरज का राज बरकरार है और हब्स और गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है, जिसकी वजह से लाहौरिये जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। चरिंद परिंद भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहर में शदीद गर्मी जो है वो इस वक्त महसूस की जा रही है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री रहने का इम्कान है। और मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 72% रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा अगर हवाओं की मैं बात करूं जो है वो 11 मीटर फी घंटे रफ्तार से हवाएं जो है वो रिकॉर्ड की जा रही हैं। अगर बारिश का मैं बताऊं तो 2 से 3 दिन तक जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं जाहिर किया गया है। जी, थैंक यू सो मच नूर फातिमा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़हनी मजबूती के लिए बांग्लादेश क्रिकेट आग पर बेखौफी से चलने लगी, और आग पर बेखौफी के साथ चलने की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो अभी आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख भी सकते हैं। एज़ वी ऑल नो, एशिया कप और उसकी तैयारियों में खिलाड़ी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के खिलाड़ी एक्चुअली में मसरूफ़ है। सो ये उसी ट्रेनिंग सेशन की या उसी प्रैक्टिसिंग सेशन की ये वीडियो है जो वायरल हुई, और इसमें जो बांग्लादेश के ओपनर हैं मोहम्मद नाइम, उनको आग पर चलते देखा जा सकता है। और ज़हनी मजबूती के लिए ये कहा जा रहा है कि इस तरह से जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि जो खिलाड़ी हैं उनका जहन भी मजबूत हो सके, उनके आसाब भी मजबूत हो सके, अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सके। सो इस अंदाज में भी ट्रेनिंग होती है। ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और अगली स्टोरी हमारे पास भारत से है। भारत की रियासत बिहार, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जिसने दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इस चम्मच की अगर हम पैमाइश की बात करें तो 1.6 मिलीमीटर है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना छोटा चम्मच और इसके आगे छोटा सा वो कटोरा टाइप नहीं होता, छोटा सा बॉल और पीछे उसका हैंडल, बाकायदा इसको वो वाली शेप दी गई है। सो दुनिया का सबसे छोटा ये चम्मच है, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया गया है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। अगली स्टोरी में हम आपको बताना चाहेंगे कि कम उम्र तरीन जो बिल्ली है, इसने हैरत अंगेज़ महारत का मुजाहरा करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। अच्छा, आलमी रिकॉर्ड क्या है कि अभी आप ये रोप देख सकते हैं, और बिल्ली ने इस पर एक्चुअली में जंप किया है। विद इन 1 मिनट 9 टाइम्स इसने ये जंप किया है, यानी कि रस्सी फांदना जिसको हम कहते हैं। सो 13 ईयर्स इस बिल्ली की एज है, और जब ये 6 मंथ्स की थी तो इसकी मालकन का कहना है ये बिल्ली तब से इस काम की प्रैक्टिस कर रही थी, और ये प्रैक्टिस करते करते इतनी परफेक्ट हो गई, और फिर इस बिल्ली का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। सो ये थी हमारे पास आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बहुत कुछ आपके सामने रखना है, डिस्कस करना है। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे पेन मैनेजमेंट असल में है क्या, किस किस्म की दर्द के लिए पेन मैनेजमेंट प्लान की ज़रूरत होती है। अदर देन दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल ने किस तरह काम को आसान बना दिया है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस, कमसन मुलाजिमा फातिमा कत्ल केस और कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं और हमारे मुआशरे में मुजरिमान को क्यों सज़ा नहीं मिलती। बहुत कम आपको केसेस मिलेंगे जिनमें सज़ा मिली, तो इसको भी डिस्कस करेंगे आज। और आखिर में हम आपसे बात करेंगे अख़वत और होम ब्रिज के दरमियान ताउन कायम किया गया है, कलेबोरेशन हुई है स्कॉलरशिप्स को लेकर। ये स्कॉलरशिप्स किस मेरिट पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी, इसको भी आपके सामने रखेंगे। राइट नाउ हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है और पेन मैनेजमेंट पर आज हमने बात करनी है। कभी कभार होता ऐसे है कि कोई भी इंसान किसी बहुत ही सख्त किस्म की बीमारी से गुजर रहा होता है, बहुत तकलीफ दे अजियतनाक बीमारी, जिसमें आप बात कर लें तो कैंसर भी आता है। कभी कभी मसल्स और शोल्डर्स की इतनी तकलीफ होती है कि एक तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है लेकिन उस चीज़ों को ईज डाउन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। अदर देन दिस अगर हम देखें तो मीग्रेन बहुत कॉमन आजकल है, लोगों को इसकी भी तकलीफ का बहुत ज़्यादा सामना। और एक ख़ास हद से ज़्यादा आप अद्वियात का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अच्छा चलें, हम लोग तो नॉर्मल हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कोई ना कोई किडनी के ऑलरेडी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या उनके साथ ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, सो वो बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए अगर किसी भी नौयत की अगर उनको तकलीफ़ का सामना है, पेन का सामना है, सो रेडिएशंस के ज़रिए या विदाउट गिविंग देम द मेडिकेशन या बहुत लाइट मेडिसिन्स दे के किस अंदाज में उनको ट्रीट किया जा सकता है। और हम आज बात करेंगे हर तरह की तकलीफ़, हर तरह की दर्द की, किस तरह से इलाज मुमकिन है, किस तरह से आप पेन की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए राइट नाउ वी आर हैविंग इन आवर शो पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहजाद करीम इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले व्हाट एक्चुअली इज़ द पेन मैनेजमेंट एंड हाउ डू यू मैनेज द पेन? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा कि पेन मैनेजमेंट है क्या। अच्छा, जैसे अभी आपने कैंसर की बात की है, अब होता है कि पहले हम कैंसर को, पेन को ट्रीट करने के लिए पहले दवाइयाँ दी जाती हैं आम सी, उसके बाद फिर थोड़ी हाई पोटेंसी की दवाई दी जाती है, उसके बाद फिर एक नशावर दवाई दी जाती है ताकि पेशेंट जो है, जिसको पेन है कैंसर की वजह से या किसी और वजह से, वो सो जाए। और उसके बाद फिर या सर्जरी रह जाती है या फिर कुछ भी नहीं रह जाता। हम लोग जो पेन मैनेजमेंट, हम इसको इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कहते हैं। सो हम उस पेशेंट को सुलाने और बेहोश करने और शदीद पेन के दरमियान आते हैं। हम प्रोसीजर्स ऐसे करते हैं कि पेशेंट की पेन ख़त्म हो जाती है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर हो जाएगा। ये समझें कि उसका जो उठना बैठना खाना पीना, वो चलना फिरना शुरू कर देगा। वो जो पेन की शिद्दत थी वो कमी हो जाएगी, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। कैंसर का इलाज भी चल रहा है, पेन सेटल होगी। फिर आपने दूसरी बात की माइग्रेन की या कमर के दर्द की, तो हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं बाकायदा, जो हाईटेक प्रोसीजर्स हैं, जो पेशेंट को ना तो बेहोश करते हैं, ना सुन करते हैं, ना टांका लगाते हैं, ना किसी जगह से काटते हैं। वी जस्ट OPD प्रोसीजर्स हैं। आधे घंटे के लिए आएँ, अपना प्रोसीजर कराएं, घर जाएं और अगले दिन काम पे जाएं। सो दिस इज़ पेन मैनेजमेंट, कि आपने पेन मैनेज करनी है, पेशेंट को ना बेहोश करना है, ना किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाना है। अच्छा देखिए, एक तो मेरा ये सवाल है कि किस किस्म की तकालीफ में ये पेन, ये दर्द जो है वो मैनेज की जा सकती है? क्या ये हर तरह के प्रॉब्लम के लिए, हर तरह की तकलीफ़ के लिए? अदर देन दिस व्हाट आर द यूजुअल प्रोसीजर्स जो आप लोग कर रहे होते हैं किसी की पेन को मैनेज करने के लिए? शुरू करते हैं घर से। किसी घर में कोई ऐसा मरीज़ बुज़ुर्ग नहीं है जिसको घुटनों में दर्द नहीं होती, जिसको कमर में दर्द नहीं होती, जिसका शोल्डर पेन नहीं करता या फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, या फाइब्रोमाइल्जियाज होते हैं जो आमतौर पर ख़वातीन को कमर में दर्दें होती हैं अनएक्सप्लेन्ड। हम ये तमाम पेन्स डील करते हैं। मसलन घुटने की दर्द है, बुज़ुर्ग हैं घर के अंदर, उनको कहा कि तुम आप लोग जाके अपने घुटने की सर्जरी कराएं। एक तो सर्जरी मुश्किल काम है, हर बंदे को एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हैं। हम ये करते हैं कि अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, पहले अल्ट्रासाउंड में एग्जैक्ट देखते हैं कि पेन किधर है, उस जगह के ऊपर एक इंसुलिन की नीडल लेते हैं और उसके ऊपर हम कोई भी प्रोसीजर जैसे ओजोन हम लगाते हैं वो लगा देते हैं। उससे पेन मैनेज हो जाती है, पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, स्टीरॉयड नहीं दिए जाते,
बेहोश नहीं करते, इस किस्म का कोई काम नहीं करते। सो ये तो घुटने हो गए। फिर मिग्रेन के बेशुमार लोग आते हैं हमारे पास, मिग्रेन के लिए बेशुमार दवाइयाँ खाई जाती हैं, बेशुमार प्रोसीजर्स किए जाते हैं। हमने क्या करना है, उसी तरह एक छोटी सी नीडल लेके स्किन के ऊपर, अंदर नहीं, स्किन के ऊपर वो ओजोन लगाई जाती है। इट्स 5 मिनट्स प्रोसीजर। उठें, घर जाएं और अपना काम करें। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आपको आना पड़ेगा फॉर 3-4 सेशंस के लिए। उसके बाद 90% पेशेंट्स की जो पेन ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर पेन ठीक भी नहीं होती तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, ना आपने उसको स्टीरॉयड दी, ना उसको एंटीबायोटिक दी, ना उसको हाई पोटेंसी पेन किलर्स दिए। सो नथिंग टू लूज़। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं, जो आपने एकदम चीज़ मेंशन की तो मेरी फ़ौरन अटेंशन उस तरफ आई है कि आपने कहा अगर फ़र्क ना भी पड़े, हाँ। यानी कि ये चांसेस होते हैं कि किसी केस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेन मैनेज नहीं होगी। दुनिया का कोई भी प्रोसीजर हो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, 100% रिज़ल्ट तो कोई भी नहीं दे सकता। हमने ये देखना है कि आपने जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसका पेशेंट को नुकसान ना हो। तो जो कुछ भी हम करते हैं, लेकिन वो किस नौयत की तकालीफ होती हैं, या वो पेशेंट्स वो कैसे होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता? यानी कुछ ऐसे भी तो होंगे ना। सो वो नॉर्मली कौन से पेशेंट्स होते हैं? क्या उनकी डिजीज़ बहुत एडवांस किस्म की होती है, बहुत एडवांस लेवल पर चली गई होती है, या क्या होता है? ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। जैसे घुटने के दर्द है, अगर स्टेज 4 डिजीज़ है, हम उसको ग्रेडिंग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड में हमारे पास पेशेंट आ जाए, उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाज़ औक़ात 4th ग्रेड किसी भी डिज़ीज़ का हो तो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होती है कि उसके ऊपर एक छोटे प्रोसीजर से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर है, एक से फ़र्क ना पड़े तो फिर दूसरा किया जा सकता है, उससे एडवांस किया जा सकता है। हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, हम लोग लेज़र यूज़ कर सकते हैं हमारे पास, और CT स्कैन गाइडेंस हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस करते हैं, फ्लोरोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी खूबी है कि पेन का जो बंदा होगा वो चीज़ ब्लाइंड नहीं करेगा। कोई भी इंजेक्शन लगाएगा, कोई भी प्रोसीजर करेगा, किसी न किसी तरीके से उसको देख के एग्जैक्ट पता होगी। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप ये शो कर रहे हैं, अगर आप अंधेरे में करेंगे तो कोई पता नहीं कौन कहाँ पे बैठा है और किसने किस किस्म के कपड़े पहने और वो क्या कर रहे हैं। अब जब इस लाइट्स के नीचे करेंगे, ये आप पिन पॉइंट कर सकते हैं किस जगह पे कौन सी चीज़ पड़ी है। यही फ़र्क है हमारे में और बाकी प्रोसीजर करने वालों में कि हम जो भी प्रोसीजर करेंगे अंडर गाइडेंस करेंगे, देख के करेंगे और पिन पॉइंट होगा, तो इसलिए उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, जब कोई कैंसर पेशेंट आपके पास आया, उसकी कीमो भी हो रही है, वो तमाम किस्म की मेडिकेशंस वो भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो एक मुसलसल दर्द होती है, ये मोस्टली जो कीमो पे पेशेंट्स होते हैं वो कीमो करवाते हैं और उसके बाद वो एक टाइम होता है कि जब उनको तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उनके बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बुखार बहुत ज़्यादा होता है, लेथार्जी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जैसे ये लोग रिकवर करने लगते हैं तो अगली कीमो का टाइम आ जाता है। सो क्या वो कीमो की जो तकलीफ़ है उसको इस पेन मैनेजमेंट में, मतलब आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसीजर्स जो आप लोग कर रहे होते हैं? जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, उनको 2 किस्म की दर्दें होती हैं। एक दर्द होती है कैंसर की वजह से, मसलन कैंसर ने किसी नस को दबा, जिसको गॉल ब्लैडर का कैंसर है, जिसको पित्ते का या पैंक्रियास का है, पेट का है, बड़ी आंत का है, छोटी आंत का है, वो शदीद पेन करते हैं। तो हम ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जिससे वो जहाँ से कैंसर की पेन जनरेट हो रही है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। पेन का एहसास मरीज़ को ख़त्म हो जाता है। जो दूसरी पेन है जो आप बात कर रही हैं, जो कीमो के बाद जनरलाइज लेथार्जी है, उसके लिए भी प्रोसीजर्स हैं। उसके लिए हम ड्रिप्स लगा देते हैं। ऐसी कॉकटेल्स बनी हुई ऐसी ड्रिप्स हैं जिनको लगने से पेशेंट को बेहतर फील होता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, उससे उसकी पेन्स कम हो जाएंगी, मसल क्रैम्प्स जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। सो बहुत कुछ है जो किया जा सकता है और दिस इज़ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर जो आपको इंडिकेटेड है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। सो ये पूरी दुनिया के अंदर जो पेन मैनेजमेंट है एक पूरी स्पेशलिटी है और उसको हम जहाँ पाकिस्तान में, देखिए आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में ये एक स्पेशलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है। 2-3 केसेस मैंने आपके साथ पर्सनली भी डिस्कस किए थे काफ़ी देर पहले, लेकिन वहाँ पर आपको किसी इंसान को समझाना पड़ रहा होता है कि अगर आप इस पेशेंट का ये प्रोसीजर करवा लेंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर ने ये कहा होता है कि आपने अद्वियात या किसी भी चीज़ का हमारे मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना, उल्टा नुकसान होगा क्योंकि वो पेशेंट की कंडीशन ऐसी है। अब वहाँ पर आपको समझाना पड़ रहा है कि अगर आप ये प्रोसीजर करवा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। सो इस तरह से काउंसलिंग करना या अभी भी पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस ना होना, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड? सबसे बड़ी बात है कि हम थोड़े हैं अभी।
आपके पास आने का मकसद भी यही होता है कि यू आर द बेस्ट मीडिया, कि लोगों को ये पैगाम पहुँचे। अब जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको एक अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, भाई ये भी हो सकता है। अब जैसे कमर के दर्द के लोग आते हैं, अब कमर के दर्द के उनका यही पता है कि अगर आपने पता कि डिस्क स्लिप कर गई है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऑपरेशन कराओ, और ऑपरेशन कराने के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। हम वो लोग हैं जो कहते हैं यार हो सकता है आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ना पड़े, हम 5 मिनट का प्रोसीजर करते हैं, डिस्क के अंदर एक ओजोन थेरेपी होती है, वो डिस्क जो स्लिप की है वो अपनी जगह पे वापस आ जाती है। उससे आधे घंटे बाद उठाएं उसको, पेशेंट को घर भेजें, अगले दिन उससे कहें काम पे जाए। अब डाटा देखें, पाकिस्तान में 75,000 पेशेंट्स हमने किए हैं, 75,000 मरीज़ किए हैं, विद 75 to 85% रिज़ल्ट। कि रिज़ल्ट क्या हैं जी, 85% बंदे ठीक हैं, जो 15% बंदे ठीक हैं उनको कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं हुई। सर्जरी में कभी पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो सकता है, टांगों में कमज़ोरी खत्म आ सकती है, इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। और फिर वही बात है कि आपने सिर्फ आधे घंटे का प्रोसीजर, आप आधे घंटे बाद मरीज़ को घर भेज देना है। किसी भी किस्म की सर्जरी आप कराएंगे तो एनेस्थीसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके बाद सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेशेंट को उसके बाद आईसीयू में भेजेंगे, फिर वार्ड में भेजेंगे, रूम में भेजेंगे, घर भेजेंगे। आप ये सोचो कि अगर यहाँ पे किसी बंदे की कोई भी सर्जरी हो तो दोबारा वो एकदम काम पे तो नहीं आएगा, उसको 15 दिन महीना लग जाएगा। हम जो प्रोसीजर करते हैं वो अगले दिन आके अपना काम करें यहाँ पे। दिस इज़ द मैजिक, ये जादू है किस्म का। बिल्कुल ठीक है। अवेयरनेस आप लोग ही पहुंचा सकते हैं, लोगों को पता चले कि भाई ये काम भी है, और हमें भी इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, लोगों को पता चले, डॉक्टर्स को ट्रेन करें ताकि लोग जो है इस तरफ ज़्यादा आएँ, और हर हॉस्पिटल के अंदर पेन मैनेजमेंट का पूरा शोबा होना चाहिए। अच्छा देखिए, एक तो आपने बता दिया कि कैंसर और उसमें 2 तरह के अंदाज से पेन मैनेजमेंट की जा सकती है। व्हाट अबाउट द माइग्रेन, जो कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन वंस इट स्टार्टेड तो वो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। बाज़ पेशेंट्स में तो विद द मेडिकेशंस ये 3-4 दिन भी सस्टेन कर रही होती है। सो हाउ डू यू मैनेज इट? हमारे पास जो ख़वातीन है ना, वो 2 तरह की प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा आती हैं। एक तो बिल्कुल माइग्रेन आपने बात किया है, दूसरी का होती है फाइब्रोमियल्जिया, कमर के नीचे ऊपर वाले हिस्से में, गर्दन के नीचे, दोनों कंधों के दरमियान, उससे थोड़ा सा नीचे पेन्स होती हैं। इतनी शदीद दर्द होती है कि कोई काम नहीं हो सकता, थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, काम नहीं होता। घर वाले यही कहते हैं कि तुम्हें है कुछ नहीं है, चूँकि ना ये किसी अल्ट्रासाउंड में आना है, ना किसी ब्लड टेस्ट में आना है, ना सीटी स्कैन में आना है, तो ये ऐसी अनएक्सप्लेन्ड पेन है। तो हम वी ट्रीट बोथ ऑफ देम। माइग्रेन में भी 2-3 तरीके हैं, जो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो ओजोन थेरेपी है। हम वो ओजोन एक ऑक्सीजन का एक प्रेपरेशन है जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसकी, उसको हम प्रिपेयर करते हैं जनरेटर्स के थ्रू, उसको स्किन के ऊपर लगा देते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि स्किन को अंदर कोई चीज़ नहीं लगानी, यानी स्किन को अपने पेरेस नहीं करना है, स्किन के ऊपर लगाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। वो क्या करेगी कि जो कॉज ऑफ माइग्रेन है, मोस्टली पट्टे जो होते हैं वो खिंच जाते हैं, खून की नालियाँ जो वो फैलना शुरू कर देती हैं, तो पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे अंदर कोई चीज़ चल रही हो, ठक 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 करके, वो सब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे पास सारे पाकिस्तान के हर कोने से लोग आते हैं, और अल्लाह का शुक्र है उनमें से अक्सरियत वो ठीक है, और 2 या 3 या 4 मुख्तलिफ मुश्किल से सेशंस होते हैं, 1 a वीक और 2 a वीक, उसके बाद लोग घर चले जाते हैं। अच्छा, एक और ये चीज़ कि अगर किसी पेशेंट ने आके पेन मैनेजमेंट का कोई भी प्रोसीजर आपसे ले लिया है, वो कितने अरसे तक अब पेन उसको फील नहीं होगी अगर उसको सूट कर गया है वो प्रोसीजर? सो दोबारा उसको नेक्स्ट विजिट कब होगा? ये डिपेंड करता है हर पेशेंट के अपने रिस्पांस पे, डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिजीज़, जैसे आपने पहले कहा कि स्टेज कौन सी है। अगर वो अर्ली स्टेज में आ जाता है उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसको काफ़ी अर्सा, बल्कि बाज़ औक़ात तो लोग आते ही नहीं हैं दोबारा, बिकॉज दे आर पेन फ्री। सिर्फ उनको एहतियातें बताई जाती हैं, भाई जो जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं उनको आप अवॉइड करें। जैसे अगर किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल से पेन शुरू हो जाती है, रोशनियों से शुरू हो जाती है, या किसी भी थकावट से शुरू हो जाती है, कोई चीज़ खाने से शुरू हो जाती है, उसको अवॉइड करता रहे। सिर्फ अपना ये चेक करने के लिए अपना इम्तहान न लेता रहे कि अब देखता हूँ होती है कि नहीं होती है। तो आप एहतियात करें और अपने आप को फ़िट रखें, एक्सरसाइज थोड़ी सी करते रहें, तो ये अक्सर औक़ात तो लोग दोबारा नहीं आते। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ आजकल अगर मैं देखूं तो ये शोल्डर्स का, नेक का, मसल्स का बहुत ज़्यादा इशू है, फ्रोज़न शोल्डर्स और इस तरह। अब इसमें ऑब्वियसली अगर किसी की बहुत एडवांस लेवल पर जाके प्रॉब्लम हो गई है, वो बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच गई, अब होता क्या है कि डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, उसने पेन किलर्स भी दे दिए, उसने आपको फिजियो भी स्टार्ट करवा दी, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। उस थोड़े से टाइम
में दर्द को मैनेज करने के लिए अगर कोई आपके पास पेशेंट आए, सो इसका भी इलाज क्या है? कंधों की तकलीफ का, फ्रोजन शोल्डर्स का, इस किस्म की और मुख्तलिफ बीमारियों के शेप्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। 100% है बहुत या 99%? देखिए हमने तो कोशिश, अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, बीइंग ए मुस्लिम आपने इस बात पे यकीन है हमें, हम बड़े हाईटेक प्रोसीजर्स करते हैं कि आखिरी जो शिफा है वो अल्लाह के पास है। बेशक, हमारा इसमें तो काम कोई है शक कोशिश नहीं है। करना। बेशक। हमारे पास जिस मशीन्स पे हम काम करते हैं वो बाज़ औक़ात उनकी कीमत 25-30 करोड़ रुपए की एक मशीन है। मशीनें बंदे को ठीक नहीं करती, अल्लाह ने ठीक करना है। सो आप अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करते हैं, और जो बात आपने की जी बिल्कुल इलाज है। फिर वही बात है, हमने स्टीरॉयड नहीं लगाने, हमने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं लगानी जिससे पेशेंट को नुकसान हो, हमने ब्लाइंड कोई चीज़ नहीं लगानी। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या फ्लोरोस्कोप के ज़रिए टारगेट मार्क करना है, एक छोटी सी नीडल लेनी है, उसके ऊपर प्रोसीजर 5 मिनट का करना है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे गेट बेटर, ये ठीक हो जाते हैं, दर्दें ठीक हो जाती हैं। लोग ठीक ना होते तो आप 75,000 मरीज़ कैसे करते? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पर ना किसी डिज़ीज़ के लिए और उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप ये देखें कि प्राइवेट डॉक्टर्स पे हर कोई नहीं जा सकता, ऑब्वियसली फिर इस पे तो गवर्नमेंट लेवल पर काम होना चाहिए। तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जितने भी पेशेंट्स जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, सो क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा शोबा, कोई सेंटर मुख्तस है जहाँ पर पेन मैनेजमेंट की जा रही हो? जी बिल्कुल, अब अस्पतालों में ये सेंटर्स बनने शुरू हो गए हैं। हमारे एनेस्थीसिया के दोस्त हैं, बाकी जो लोग हैं वो पेन मैनेजमेंट अब कर रहे हैं, अलग से सेंटर बन रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, लोग आ भी रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ी है। जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और मेरे ख्याल है ये जितने भी सेंटर्स हैं ये थोड़े हैं। आप थोड़े से नाम बता सकते हैं लाहौर के कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर पेन मैनेजमेंट सेंटर्स मौजूद हैं, या ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जाता है? जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मैं म्यो में हूँ तो हमारे म्यो में सेंटर है, इसी तरह जिना में, इसी तरह गंगाराम में, LGH में ये सेंटर्स हैं। लेकिन अभी चूँकि ट्रेन लोग थोड़े हैं, उन लोगों को अवेयरनेस कम है, उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग ट्रेन हो रहे हैं, हमारे रेजिडेंट्स इस बात की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अब तो पेन एज ए स्पेशलिटी रजिस्टर होगी। हमारा FCPS एक होता है जो हाईएस्ट डिग्री है पाकिस्तान में किसी भी डॉक्टर के लिए, तो वो पेन की अलग से डिग्री है। फिर हमारी MSc पेन मैनेजमेंट है। सो काफ़ी सारे लोग हैं जो स्पेशलिटी के तौर पे इसको अपना रहे हैं, जो कि ये बड़ा अच्छा इफेक्टिव फील्ड है, लोगों को फ़ायदा बहुत है, लोगों को आपको दवाएं बहुत मिलती हैं। इसी तरह हम अवेयरनेस के लिए कैंप्स लगाते रहते हैं, जैसे हम एक फ्री कैंप्स लगाते हैं जिसमें दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं। अब हमारी ओजोन क्लिनिक इलामा इकबाल टाउन में हमने यहाँ पे 26 तारीख को एक कैंप लगाना है सिंगापुर मेडिकल सेंटर के नाम से। उसमें हम पेशेंट्स को देखेंगे भी, मेडिसिन भी देंगे, गाइड भी करेंगे, सारा कुछ उनको बताएंगे। इसी तरह अवेयरनेस कैंप मुख्तलिफ शहरों में भी लग सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में लग सकते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, उनको ये भी पता चले कि दर्द और ऑपरेशन उसके बीच में भी कोई चीज़ है जो आपकी दर्द को कंट्रोल कर सकती है। तो आप ये यकीन करें कि आप लोगों की वजह से हमें मुल्क से बाहर से भी फ़ोन आते हैं, लोग आते भी हैं। सही। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, एक तो मैं यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा दोबारा बताना चाहूँगी, ताकि जितने भी लोग अभी अगर उन्होंने हमारा चैनल लगाया है या वो पिछला हिस्सा जो है वो मिस कर गए हैं, सो किसी भी किस्म की पेन, इवन आपको कैंसर की पेन है, सर दर्द है, माइग्रेन है, या इसके साथ साथ मसल एक्स हैं, शोल्डर आपके फ्रोज़न है और उसकी वजह से तकलीफ़, और इस किस्म की मुख्तलिफ बीमारियाँ, उसकी पेन मैनेजमेंट रेडिएशंस के ज़रिए, ओजोन के ज़रिए जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोसीजर के जरिए की जा सकती है, जिसमें आपका एक डॉक्टर तो वो है जो आपके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर रहा है कि वो रूट कॉज खत्म की जाए। लेकिन पेन मैनेजमेंट में आपको किसी भी किस्म की कोई दवाई, किसी भी किस्म का कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करना, और अगर आपको इस प्रोसीजर से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स को इससे फ़र्क ही पड़ता है। लेकिन देखिए, मैं बार बार इस पे फोकस करूँ कि बाज़ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि क्या हमें किसी किस्म की कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे फ़लाँ डॉक्टर ने या जो स्पेशलिस्ट है उसने मना किया है कि हम किसी भी किस्म की कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। कोई ऐसे केसेस जिसमें आप कोई माइल्ड किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल करवाते हैं या कोई मेडिकेशंस नहीं है? देखिए, कोई भी प्रोसीजर करेंगे ना तो आपको दवाई का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। डिपेंड ये करता है कि दवाई की क्वांटिटी कितनी है। सपोज़ एक प्रोसीजर जो कोई और कर रहा है उसके अंदर एक 10 ml एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है, हमने 1 ml में इस्तेमाल वो कर दिया। नंबर 2, इस सेंस में तमाम डॉक्टर्स के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हमने इनको देनी है, क्या ये इजाज़त है।
हम जो प्रोसीजर करते हैं उनमें से 90% जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों का बाईपास हुआ हुआ है, जिन लोगों को स्टेंट पड़े हुए हैं, उन तमाम के लिए सेफ़ हैं। जिन लोगों के गुर्दे के डायलिसिस हो रहे हैं, हम ऐसी मेडिसिन अगर यूज़ करेंगे भी तो इतनी छोटी क्वांटिटी में करेंगे और वो वाली करेंगे जो अकॉर्डिंग टू द दैट पेशेंट वो सेफ़ होगी। वी आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सो हमें पता है कि अगला बंदा क्या कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है। सो इट्स ए हाई एंड स्पेशलिटी। और राइट, अच्छा एक और चीज़, जितने भी ऐसे लोग अभी हमें देख रहे हैं और वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं क्योंकि उनके डॉक्टर ने मना किया है कि आपने हमारे मशवरे के बगैर कुछ नहीं करना, लेकिन ऑब्वियसली पेन रिलीफ के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें कि जो लोग बहुत डरते हैं अपनी फील्ड के हवाले से? देखिए जी, हमारी जो पेन 90% से ज़्यादा पेन, जनरलाइज्ड पेन जो है वो बच सकती हैं अगर हम थोड़ी सी अपने खाने और सोने का टाइम ठीक कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें और अपने आप की ज़िंदगी थोड़ी सी रेगुलर कर लें। मेरे ख्याल में बेशुमार अब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अगर मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपने आपको फ़िट रखें तो दर्दें आपको नहीं होंगी। नंबर 2, डॉक्टर साहिबान ने अगर कोई चीज़ मना की है तो उसकी हमारे से बात कराएं। वी कैन कोलैबोरेट, हमको दुश्मन थोड़ी, हम एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। मरीज़ का फ़ायदा हो सकता है डॉक्टर साहब जो आपको दवाइयों को मना कर रहे हो वो अपनी दवाइयाँ कम कर दें, डोज़ कम कर दें। अब जब आपकी दर्द ही बेहतर होगी तो आपको 5-5 दवाइयाँ खाने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल ठीक हो गया। सो इस अंदाज में ऐसे तमाम लोग जो डरते हैं और किसी किस्म का कोई प्रोसीजर नहीं करवा रहे होते और दर्द बर्दाश्त कर रहे होते हैं, सो प्लीज़ काइंडली पेन को बेयर मत करें बल्कि इसकी मैनेजमेंट की तरफ आएँ, जिसके लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लाहौर में भी मौजूद हैं, और अपने इर्द गिर्द के लोगों में इसकी अवेयरनेस लाजमी तौर पर स्प्रेड करें कि ये प्रोसीजर सेफ़ हैं और आप इसको ज़रूर करवाएं अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी दर्द या तकलीफ़ है, बजाय इसके कि आप बर्दाश्त करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद करीम फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम आजकल का ज़माना देखें और इसमें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इसमें मशीन लर्निंग की बात करें, सो देयर इज़ नो डाउट इन इट कि इन तमाम चीज़ों ने ज़िंदगियों को आसान बना दिया है। अगर हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बात करें, सो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अब कर क्या रही हैं कि अपनी मैन पावर रिड्यूस कर रही हैं और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों पर ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर अंदाज में बढ़ाया जा सके। सो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ने ख्वाह वो किसी भी किस्म की हो हमारी ज़िंदगियों को किस हद तक आसान बनाया है। अगर हम करंट सिनेरियो को देखें और आजकल के हालात की बात करें, सो राइट नाउ कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं, कौन कौन सी डिग्रीज़ ऐसी हैं, या अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो किस किस अंदाज में इन चीज़ों के बारे में गाइडेंस हासिल की जाए, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन किया जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को प्रोडक्टिव किसी भी हवाले से बना सकें। और इस पर बात करने के लिए आज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं फुरकान अजीज़, जो कि CEO हैं इन्वोजोन सॉफ्टवेयर हाउस। फुरकान, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किस किस्म की टेक्नोलॉजी ने आजकल हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दिया? जैसे अब हमने भी कहा कि AI और मशीन लर्निंग, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन ML स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग। तो 2023 इज़ द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बल्कि बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे न्यूज़ काइंड ऑफ वीडियोस भी देखे हुए होंगे कि तकरीबन हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा एरिया रह नहीं गया जहाँ पे AI ने, रोबोटिक्स ने, मशीन लर्निंग ने टेक ओवर ना कर लिया हो, या कम से कम एटलीस्ट 30-40% एरिया या 30-40% जो स्टफ़ है हम वो AI से, रोबोट से, मशीन से ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम हेल्थ केयर की बात कर लें तो डायग्नोसिस जो है वो अब AI कर रहा है डॉक्टर्स की बजाय। अगर हम एंकर्स की बात कर लें तो आपको पता है कि एंकर्स भी जो है वो, मीडिया एंकर्स जो हैं वो भी एक्चुअली रिप्लेस किए जा रहे हैं AI के साथ। हम कंटेंट राइटिंग की बात कर लें, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर लें, हम इवन ChatGPT की अगर बात कर लें तो आप वहाँ से अपना किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर जो फील्ड है, हेल्थ है, टेक है, फिनटेक है, किसी भी एरिया में चले जाएं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो दो स्पेसेस हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा टेक ओवर किया है। इन्होंने टेक ओवर तो किया है, लेकिन हमारे कामों को आसान किस तरह से बनाया है? देखिए, पहले आपने अगर फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट चाहिए होता था तो आपको किसी इंसान की खिदमत लेनी पड़ती थी, और आपको पता है कि ह्यूमन रिलायबिलिटी इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। आपको टाइम अलाइन करना है, फिर आपने उनको इंस्ट्रक्शन देनी है, फिर आपने अगर उन्होंने आपके मुताबिक चीज़ नहीं प्रोड्यूस की है तो आपको ऑफ कोर्स उनको फीडबैक भी देना है।
कंटिन्यूस साइकिल, एंड इंसान के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, हेल्थ जुड़ी हुई है, फैमिली जुड़ी हुई है, तो कोई सिक लीव पे भी जा सकता है, बीमार भी हो सकता है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं देखूं कि मेरे पास 600 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मेरे पास 600 में से हो सकता है 30-40 लोग पर डे लीव पे मौजूद हों। तो अगर हम इसको रोबोट के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास किसी भी तातुल के बगैर, किसी ताख़ीर के बगैर हमें, और जो चीज़ मैंने किसी को बतानी है, एक्सप्लेन करनी है इन वर्ड्स, और उसके बाद उसने मुझे 2 दिन के बाद प्रोड्यूस करके देनी है, तो एआई ने मुझे इमीडिएटली प्रोड्यूस कर देना है। फॉर एग्जांपल, लेकिन देखिए, अगर हम एआई की बात करते हैं और एआई में अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो उसको हमें फिर मुसलसल गाइड करना पड़ता है। मैं खुद भी 1-2 दफ़ा यूज़ किया है, बल्कि शायद इससे ज़्यादा बारी किया हो। लेकिन आपकी अगर इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी क्लियर ना हुई या उसमें इतनी क्लैरिटी के साथ साथ अगर हम बात करें, तो अगर आपने कोई चीज़ ऊपर नीचे कर दी सो वो आपको सही से जवाब नहीं दे पाएगा। सो आपने अगर एआई पर भी रिलाय करना है, चैट जीपीटी पे भी रिलाय करना है, तो इट मीन्स कि आपने उसको प्रॉपर्ली गाइड करना है, अदरवाइज तो आपको वहाँ से भी चीज़ें शायद सही ना मिलें। देखिए हम भी एनर्जीज तो आपकी यूटिलाइज हो ही रही हैं, ये तो नहीं कि आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी, अब आपको एक बनी बनाई चीज़ मिल गई और अब आपने इसको इस्तेमाल करना। नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन आप देखिए हम भी लर्न कर रहे हैं हाउ टू प्रॉम्प्ट, हाउ टू इंस्ट्रक्ट, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन टू गेट द राइट आंसर। तो हम भी लर्न कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपने जैसे फरमाया भी 1-2 दफ़ा आपने इस्तेमाल किया तो आपको उसमें किसी हद तक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। मुझे भी, मैंने जब स्टार्ट किया होगा तो मुझे भी बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा। इवेंचुअली आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन सी ज़ुबान समझता है। ठीक है, जब हम अपने कॉलीग्स की भी बात कर लें तो आपके कॉलीग्स में प्रॉबेबली एक पर्सन को एक तरह की लैंग्वेज समझ आती होगी, एक तरह की टोन समझ आती होगी, दूसरे पर्सन को, तो हमें उनके साथ काम करते हुए अंदाज़ा हो जाता है कि इसको इन वर्ड्स में और इस तरीके से हम कहेंगे तो ये बड़े आराम से ये काम। अच्छा, अभी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की, मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं अपने चैनल की भी बात करूँ और मुख्तलिफ चैनल्स की भी, सो कुछ न्यूज़ एंकर्स एआई वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, बट व्हाट आई फील कि जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो इनके पास नहीं है। लाइक अगर एक अभी कोई एक सिचुएशन आ गई है और एक जो ह्यूमन बीइंग का अंदाज होगा उस पर क्वेश्चनिंग करने का, उसको इन्वेस्टिगेट करने का रिपोर्टर से या इस तरह, सो वो एआई रोबोट्स या इस किस्म के न्यूज़ एंकर्स वो नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन न्यूज़ एंकर्स के पास होगी जो अब इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक आने वाले वक्त में ये कितना नौकरियों को रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम मीडिया के लोगों की भी बात करें? क्योंकि एक होता है ना जज्बात, एक आपके सेंटिमेंट्स होते हैं, वो आप किसी चीज़ में ऐड कर रहे होते हैं, वो चीज़ को निखार रहे होते हैं, एक तो वो चीज़ आ गई, वो इनसे बिल्कुल आ रही। अदर देन दिस रियल टाइम इंफॉर्मेशन के हवाले से क्वेश्चनिंग करना या इस तरह, वो भी इन चीज़ों से आ रही हैं। जी, हम अभी इन्वोजोन में एक CEO GPT के नाम से रोबोट पे काम कर रहे हैं, जो कि हमारा पर्पज़ ये है कि हम CEOs को रिप्लेस कर देंगे एक AI के साथ। तो अगर आप सोचेंगे टॉप ऑफ द लाइन जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो CEO होता है, अगर आप उसको रिप्लेस करने की बात करें तो एंकर्स एंड ऑल अदर एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। हम लोग, हमारी जॉब्स नहीं जाएंगी, हमारी जॉब्स इवॉल्व हो जाएंगी। यानी कि अगर एंकर्स की बात करें या कैमरामैन्स की बात करें तो उनकी जॉब्स इवॉल्व हो जाएंगी। हाउ? बिकॉज अब आपको जो है ना एक्चुअली रोबोट्स को चलाने के लिए इफेक्टिवली, देखें अगर आपने पहले पैदल सफ़र करना होता था, अब फिर गाड़ियाँ आ गई, तो एटलीस्ट यू हैव टू हैव अ ड्राइवर जिसको राउट का पता हो, जिसको रास्ते का पता है, वो इज़ एक्सपर्ट इन ड्राइविंग द कार और वट। तो हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे रोबोट्स को ड्राइव करने के हवाले से। तो हम बैक पे होंगे, हम बैक स्टेज पे बैठ के उन्हीं रोबोट्स को ड्राइव करे होंगे। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन का सवाल है कि हम क्या ये रोबोट्स इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि वो हमें कम्पीट कर सकेंगे एज अ ह्यूमन? आज की डेट में तो नहीं है, ठीक है, आज अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ तो हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि इस तरह की, इस लेवल तक भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करके एडवांस हो जाएगी कि चैट जीपीटी की जैसे टूल में हम किसी तरह की भी स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, मूवी स्क्रिप्ट, बुक, कुछ भी लिख सकते हैं। आप उनको बताएंगे जी मैंने इस चीज़ के ऊपर बुक लिखनी है, तो चैट जीपीटी आपको बुक लिख देगा। चैट जीपीटी खुद क्लेम करता है कि वो 2 साल पुराने डेटा पे चल रहा है, लेकिन इसके कंपटीशन में जो गूगल ने Bard.ai इंट्रोड्यूस करवाया है वो लेटेस्ट डेटा पे चल रहा है। तो जब लेटेस्ट डेटा पे होता है तो 2 साल पुराना, 2 साल नया डेटा रिलेटिवली इज़ मच बिग डिफरेंस, क्योंकि 2 साल में बहुत कुछ हो चुका हुआ होता है। एंड रियल टाइम में क्वेश्चनिंग, रियल टाइम में काइंड ऑफ प्रोसेसिंग करना कि क्या सिचुएशन है और उसके अगेंस्ट क्वेश्चन आस्क करना, मेरा ख्याल है कि बहुत आराम से टेक्निकली पॉसिबल हो जाएगा नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, 4-5 साल में। अच्छा, अदर देन दिस व्हाट डू यू थिंक आने वाले वक्त में किस किस्म के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होगी? यानी अभी तो हमने ये बात की है ना न्यूज़ एंकर्स को लेकर या इस तरह, लेकिन ऑब्वियसली हर शोबे में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लग जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये कितनी एफिशिएंट होगी? कौन कौन से शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा अमल दखल होगा?
और इस हवाले से मतलब मज़ीद आप क्या हमारे साथ शेयर करना हाँ जी, ये एंकर की एग्जांपल मैंने इसलिए आपको दी क्योंकि दैट्स मोर रिलेटेबल टू योर जॉब, तो आपके लिए आसान है समझना। लेकिन अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो अब जो है वो AI बेस्ड डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो आप अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और आप अपनी सिम्टम्स बताते हैं तो आपको बड़ा एक्यूरेटली डायग्नोज कर देते हैं कि वेयर एग्जैक्टली इज़ प्रॉब्लम इन योर बॉडी, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है या कौन सी डिजीज़ एग्जैक्टली आप उससे सफ़र कर रहे हैं, एंड देन उसकी वो काइंड ऑफ पॉसिबल मेडिसिन भी सजेस्ट कर देते हैं। तो ये बीटा वेरिएंट में ऑलरेडी डॉक्टर जो डायग्नोसिस सिस्टम हम कहते हैं इसको, AI बेस्ड डायग्नोसिस सिस्टम मौजूद हैं। तो मतलब हमारा मेडिकल का पूरा शोबा बड़ा डिसरप्ट हो जाएगा। वो जो MBBS डॉक्टर्स हैं हमारे, जो 5-5 साल लगा के बड़ी मेहनत करके डिग्रियां लेते हैं, अब उनको हम AI के साथ रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली हम अगर क्राइम डिटेक्शन की बात करें तो वहाँ पे फॉरेंसिक में तो हम ऑलरेडी AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम देखते हैं, लेकिन इसके अलावा क्राइम डिटेक्शन और काइंड ऑफ हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर भी हम बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, बेस्ड ऑन द कंटेंट, जो अभी हमने अगर 50 डॉक्यूमेंट्स की जो है वो पेजेस की डॉक्यूमेंट सबमिट की जाती है अदालत को, तो उनको प्रोसेस करने में टाइम लगता है और फिर उनको उसका काइंड ऑफ फैसला लिखने में भी बड़ा सारा टाइम लगता है। तो आपका वो पूरा सिस्टम भी, लॉ सिस्टम भी पूरा का पूरा इवॉल्व हो जाएगा और वो AI हमें वहाँ पे असिस्ट करना स्टार्ट कर देगी। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन ही डिसाइड करेगा कि क्या जो है वो एक्चुअली पनिश करना है या जो भी करना है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करके, समराइज़ करके, प्रोसेस करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। फिनटेक में फ्रॉड डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहले हमारा बैंक अकाउंट अगर या क्रेडिट कार्ड अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो हमें नहीं पता चलता और चुपके से उसमें से बहुत सारे पैसे भी निकल जाते हैं, ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। लेकिन फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो है ना वो डिटेक्ट करता है कि यार इस ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा नहीं है, वो नॉर्मली इन आवर्स में ट्रांजैक्शन नहीं करता, फॉर एग्जांपल नाइट आवर्स में ट्रांजैक्शन नहीं करता, इन साइट्स पे ट्रांजैक्शन नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैंने कभी इंटरनेशनल ई-कॉमर्स स्टोर से कभी बाय ही नहीं किया अपने कार्ड से, तो इसका मतलब इट्स न्यू फॉर मी। तो जो हमारा AI का सिस्टम है वो फ्रॉड डिटेक्ट कर रहा है वहाँ पे बैठ के। हमारा जो ऑटोमोबाइल्स का सिस्टम है, टेस्ला को देख लें गाड़ियों को, आपको ड्राइवरलेस गाड़ियाँ मिल रही हैं, ड्राइवरलेस एरोप्लेन्स, ड्राइवरलेस हमारे पास जो है ड्रोन जो हैं वो एग्जैक्टली हमारी ड्राइवरलेस की हैं, क्योंकि उसमें देयर नो वन, कोई पायलट नहीं है, वो ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, आप उसको डायरेक्शन देते हैं, डेस्टिनेशन बताते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से आपने कहा कि हमारे जहाज़ वगैरह भी ऑब्वियसली विदाउट पायलट सब चलना शुरू हो गए हैं, सो क्या एक वक्त ऐसा आएगा जो एक्सीडेंट्स या जो क्रैशेस होते हैं, प्लेन क्रैश कर जाना या इस तरह, इसको रिड्यूस किया जा सकेगा? इसकी रिडक्शन डेफिनेटली ऑलरेडी उस पर काम हो रहा है। अगर हम 1970s में चले जाएं तो जो पर ईयर एक्सीडेंट्स थे ट्रेन्स के या एरोप्लेन्स के, मैं ट्रेन के एक्सीडेंट के पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारा तो ट्रेन्स का सिस्टम जो है वो लेकिन ट्रेन्स के और एरोप्लेन्स के जो एक्सीडेंट्स की जो रेशो है अभी 50 साल बाद बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी भी जो हमारे पास क्योंकि ह्यूमन ऑलवेज वर्क फॉर हिज सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, ऑफ कोर्स AI भी हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने काम किया ना। ये अलग डिबेट है कि AI हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है बहुत सारे तरीक़ों से, लेकिन एक्चुअली तो AI का पर्पज़ या मशीन लर्निंग का पर्पज़ या किसी भी टेक्नोलॉजी का पर्पज़ हमें एज अ ह्यूमन इन कन्वीनियंस देना है, हमारी एफर्ट सेव करना, हमारी टाइम सेव करना, मनी सेव करना, हमारे प्रोसेसेस को फास्ट करना। तो पहले कोई सोच नहीं सकता था कि एक दिन में बुक लिखी जा सकती है, अब लिखी जा सकती है। कोई सोच नहीं सकता था कि 2.5 घंटे की एनिमेटेड मूवी बन सकती है एक ही दिन में, एक ही घंटे में, अब बन सकती है टूल्स के थ्रू। तो ये पूरी की पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री इवॉल्व हो सकती है, पूरी की पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री। स्पॉटिफाई ने बहुत सारे AI बेस्ड म्यूज़िक ट्रैक्स जो हैं, सॉन्ग्स जो हैं वो अनलिस्ट किए हैं रिसेंटली, और आई एम श्योर कि स्पॉटिफाई डिड अ बैड जॉब इन दिस रिगार्ड, क्योंकि कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा स्पॉटिफाई के रिप्लेसमेंट में जो कि AI सॉन्ग्स को, AI ट्रैक्स को, साउंड क्लाउड ऑलरेडी मौजूद है, तो AI बेस्ड सॉन्ग, अब सिंगर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। और AI बेस्ड सॉन्ग्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे स्पॉटिफाई पे कि हमारी जो US बेस्ड इकोनॉमी, LA की इकोनॉमी, लॉस एंजल्स की सारी मीडिया इंडस्ट्री पे चलती है, तो वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और उसकी वजह से स्पॉटिफाई को ये अनलिस्ट करना पड़ा। पूरे का पूरा म्यूज़िक ट्रैक जितना भी AI बेस्ड था वो साउंड क्लाउड पे चले जाएंगे, किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, और लोग पसंद कर रहे हैं उसको। तो जहाँ तक एंटरटेनमेंट से लेके सेफ्टी एंड फ्रॉड डिटेक्शन तक की बात है, हम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत से लोगों की नौकरियां जो हैं वो दाव पर होंगी या उनका काम जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं कि हम लोग ही उनको ऑपरेट कर रहे होंगे, हम लोग ही उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे, बट स्टिल चांसेस तो यही है ना कि आप पर रिलाई करना किसी का भी ये काम हो जाएगा।
हाँ जी, ये एक चीज़ है। अच्छा, राइट नाउ अगर हम बात करें तो कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो, अपने खत्ते की बात करें तो? जी, अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो अभी तक पाकिस्तान में प्राइमरीली मैंने फ्रॉड डिटेक्शन में देखा है बैंक्स काम कर रहे हैं, कुछ बैंक्स को के साथ हम भी इंगेज्ड हैं। हम इस एरिया में तो उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ किसी और कैपेसिटी में काम, तो वो बैंक्स जो है फ्रॉड डिटेक्शन में काम करें। भावलपुर का जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है, वहाँ के कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो लाहौर के एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ मिलके AI बेस्ड डायग्नोसिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो अनकरीब आई एम श्योर के हमारे पास, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, डॉक्टर्स जो हमारे हैं वो कम है, और हमें हमेशा देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। और अगर आप दुबई चले जाएँ, मलेशिया, US चले जाएँ, तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें आपको हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती, क्योंकि डॉक्टर टू पेशेंट रेशो जो है वो मैनेज्ड है, बैलेंस्ड है। तो अच्छा, इसके साथ साथ देखें, अभी आई एम श्योर बहुत से यंगस्टर्स हमें देख रहे होंगे, नहीं तो कुछ देर बाद हमें सोशल मीडिया के तवस्सुत से देख रहे होंगे। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको किस तरह की डिग्रीज़ करनी चाहिए जिनकी आने वाले वक्त में मांग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, मशीन लर्निंग, या इसके अलावा आने वाले वक्त में जिनकी डिमांड ज़्यादा हो? कुछ अर्सा पहले अगर हम देख लें तो डिजिटल मार्केटिंग और इन चीज़ों पर बहुत फोकस किया जा रहा था। चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती हैं। देयर वाज अ टाइम जब MBA की बड़ी मांग थी, और जिसने MBA किया होता तो लगता था पता नहीं भई ये कितना ही पढ़ा लिखा बंदा है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इवॉल्व हुई, फिर नई चीज़ों ने उन्हें रिप्लेस किया। सो व्हाट डू यू थिंक, आने वाले वक्त के लिए कौन सी डिग्रीज, कौन से सर्टिफिकेट्स, कौन से कोर्सेज जो हैं वो हमारे यंगस्टर्स को अभी से कर लेने चाहिए? अच्छा, जिसके साथ भी टेक लगा हुआ है ना आगे और पीछे कुछ भी लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल बायोटेक, हेल्थ टेक, ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन आप टेक्नोलॉजी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात अंडरस्टैंड करने की है। कंप्यूटर साइंस की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर आप मुझसे वन वर्ड में पूछें तो सबसे टॉप पे अगर नंबर 1 ऑप्शन मेरे पास क्या हो तो कंप्यूटर साइंस। लेकिन हर बंदा कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बन सकता। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, लॉजिकल नहीं हैं, आपको लॉजिक बिल्डिंग नहीं आती है, तो कंप्यूटर साइंस आपके लिए नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा ये यंगस्टर्स को मशवरा देता हूँ कि अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी नहीं है तो आप कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप टेक्नोलॉजी में नहीं उस तरीके से जा सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, दोनों दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो गाड़ी इसी तरह से गाड़ी असेंबल करना और मैकेनिक जैसे, तो और गाड़ी ड्राइव करना, तो दोनों डिफरेंट लोगों का काम है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से कोई भी डोमेन आप ले सकते हैं, अनलेस आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी नहीं है। अदरवाइज़ आपके पास जो है बायोटेक की बहुत हैवी इंडस्ट्री मौजूद है जहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन बायोटेक में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड राइटली सो, क्योंकि आपने इंसान के साथ प्ले करना है, इंसान की जान के साथ प्ले करना है। तो आप अगर बहुत इसी वजह से मेरिट हाई होते हैं MBBS के, बिकॉज आपने एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका 360 पर्सपेक्टिव क्लियर है अबाउट ऑल द एरियाज ऑफ द लाइफ, तो आप फिर ही MBBS में जा सकते हैं या बायोटेक में जा सकते हैं। इसके अलावा एडटेक की एक इंडस्ट्री है, एडटेक की इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। एडटेक की इंडस्ट्री में एक्चुअली एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करना है। अगर हम LMS, यानी कि हम अपनी एजुकेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हुआ है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अगर हम आज बात करें तो अब हमें ये सुनने में मिलता है कि यार अब आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन फाइंड एवरीथिंग ओवर द इंटरनेट। यूडेमी की बात, लेकिन ये हमें कोर्सेज इतने कॉमन क्यों नहीं मिलते? क्विकली बताइएगा, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। पाकिस्तान में कोर्सेज कॉमनली क्यों नहीं मिलते हैं? मेरा ख्याल है कि हमें पता नहीं है शॉप कहाँ पर है। मिल जाते हैं, हमें शॉप का नहीं पता है। तो अगर आप इंटरनेट पर जाएँ, udemy.com है, MIT के, स्टैनफोर्ड के, और हमारी जो जितनी भी टॉप लाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं US की, उनके सब के कोर्सेज आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन मिलेंगे। आई वाज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, इस हवाले से मैं आपसे पूछ रही पाकिस्तान थी। की यहाँ पर रुझान कम है, अभी भी हम वो रवायती कोर्सेज पर ही चल रहे हैं। हाँ जी, अभी भी हम रवायती कोर्सेज, लेकिन हम इवॉल्व हुए हैं। अभी हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किए हैं, तो दे हैव इवॉल्व्ड काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स के या कुछ वेबसाइट्स के नाम ऐसे बताए हैं जहां पर जाकर आप ये कोर्सेज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कॉर्सेरा है एक, जी मैं दोबारा बता दूं, क्विकली बता दीजिए। कॉर्सेरा है, और इसके अलावा यूडेमी है, और इसके अलावा UDA सिटी है एक, ठीक है। ये 3 वेबसाइट्स जो हैं ये फ्री आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर देती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फुरकान अजीज़, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। और व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद।